बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज कुछ मुल्की सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह पहले भी मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कि एक बहुत ज़्यादा जो फोकस है अवाम का वो गो के क्रिकेट की तरफ और पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से डाइवर्ट हो गया था और वो ज़्यादातर फोकस अवाम का क्रिकेट की तरफ चला गया था। लेकिन महंगाई, मैंने कहा था कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा फिर आपको दोबारा से याद आ जाएगा कि आप बेसिकली किस सिचुएशन में इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। जब घर में आपको जब अशिया खुद नोश की चीज़ें जब आप लेने जाएंगे मार्केट में पता चलेगा अच्छा इतनी महंगी होगी, अच्छा इतनी महंगी होगी, 2 दफ़ा आप लेकर आ जाएंगे, तीसरी दफ़ा जाएंगे तो चीज़ें और आपकी इस्तात से बाहर हो जाएंगी। तो महंगाई एक बड़ा इशू है और ये चाहे पाकिस्तान जितना अच्छा परफॉर्म करे या जो भी हम दुनिया में हमारे साथ जो भी होता रहे और हम उसका जवाब देते रहें, लेकिन अंदरूनी मामलात जो हैं उसमें खासतौर पर महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर इक्तफा नहीं हो सकता और एक ज़्यादा अरसे तक नहीं हो सकता। अभी इमरान खान साहब ने ये ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन खराब हो रही थी तो फवाद चौधरी साहब भी मीडिया पे आए, अक्सर मुख्तलिफ तरह के बयान आते रहे जी के जिस पे हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके, जब मैं मीशत के ऊपर बात कर रहा था कि कोरोना की वजह से हमारी जो पूरी सूरत हाल है वो खराब हुई है। लेकिन बाद में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर डेफिनेटली ये सोचा कि अब शायद अवाम से बात करने का वक्त आ गया, तो उन्होंने कौम से कल खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने ये अर्ज फरमाया और पूरा एक रिलीफ पैकेज के नाम से जी अच्छा पहले उसका ना बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ही कोई तारीख का बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज मिलने वाला है। लेकिन अवाम ने भी सोचा जी चलें, हो सकता है कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने जी लगा लिया सबने टीवी स्क्रीन मैच से पहले कि जी चलें, अवाम सुनना चाह रही थी इमरान खान साहब जो क्या फरमाते हैं। लेकिन जो रिलीफ पैकेज था उसमें कोई खास रिलीफ तो होता हुआ नजर नहीं आया। पता नहीं वो जो रिलीफ पे बिलीफ था शायद वो भी हट गया होगा। कोई बहुत बड़ी कोई बातें उन्होंने नहीं की। कुछ ऐसे प्रोग्राम से जो ऑलरेडी चल रहे हैं सेहत के हवाले से, जो शुरू से उनका जो मंशूर है उसको बताते आ रहे हैं अक्सर, और अक्सर शुरू से बताते आ रहे हैं बल्कि कि ये है, ये हमारा एक पैटर्न है जिसके ऊपर हमने फॉलो करना है, लेकिन अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अक्सर वो सुबह सरहद की खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल देते नजर आते हैं जहाँ पे अब उनकी हुकूमत है, बल्कि 2 दफ़ा से उनकी हुकूमत है, वहाँ की एग्जाम्पल देते हैं जी वहाँ ये हो गया अब यूँ होना चाहिए, वहाँ ये हो गया अब इसको यूँ इंप्लीमेंट करने वाले, लेकिन पता नहीं कब इंप्लीमेंट हो पाएगा। कुछ कहा कि हेल्थ कार्ड इस्लामाबाद में भी इंप्लीमेंट होगा। हेल्थ डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, इसके ऊपर फोकस उनका है, दिस इज वेरी गुड। खैर ये पूरा सिलसिला कल रहा। कल उन्होंने रिलीफ पैकेज जो है उसको लाइव किया, लॉन्च किया, लेकिन इसके बाद कुछ खैर वो अच्छा रिस्पांस नहीं आया और बहुत सारे बड़े लीडर्स ने उनका आगे से एक फीडबैक दिया कि ये अच्छा नहीं है। लाइक शहबाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया, बिलावल साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया। ओवरऑल भी कुछ बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के। शायद एक बहुत अच्छा पैकेज है पैकेज इस दौर में, इन हालात में पैकेज देना बहुत अच्छी बात है। वो भी जब ऑलरेडी दुनिया में एक महंगाई बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं बाकी ममालिक भी उसकी जद में आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये कहना कि एक बहुत बड़ा तारीख का पैकेज आएगा, मेरे ख्याल में वो शायद जस्टिफाइड नहीं हो सका। इस पर मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जब ज्वाइन करेंगे तो मैं बात करूंगा, लेकिन आज तक एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने फिर कुछ और भी फरमा दिया। जब किसी ने उनसे पूछा वहां पे कि जी आप ये बताएं कि ये महंगाई के हवाले से बात हो रही थी और 2 खानदानों के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी मैं उन 2 खानदानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मेरी उनसे दोस्ती हुआ करती थी और मैं उनसे हाथ इसलिए नहीं मिलाता ताकि ऐसा ना हो कि मुझे करप्शन से हाथ मिलाना पड़ जाए। और अभी भी मुझे लगता है कि एहतसाब जो है वो उनका सबसे बड़ा जो है वो एलिमेंट है, पॉइंट है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई या अवाम की बका से बढ़ के उनका ज्यादातर फोकस इस हवाले से। तो मुझे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से। तीनों बड़ी जमातों, एक जो हुकूमत की जमात है वो भी और 2 जो बड़ी जमातें हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया उनके भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैंने मदऊ किया है। आमिर हसन भाई ने हमें ज्वाइन किया, बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ने ज्वाइन किया, ख्वाजा तारिक नजीर साहब रहनुमाई करेंगे PMLN की। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। PTI से भी हमें मुअज़्ज़ज़ मेहमान अभी ज्वाइन करेंगे, तो आज एक अच्छी बैठक रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या वाकई ही इमरान खान साहब कोई जाती दुश्मनी नहीं है। एक तो इस हवाले से बात कर लेंगे, दूसरा महंगाई के ऊपर बाकी दोनों जमातें क्या आपस में
ताल्लुक रखती हैं। इससे पहले जब मैंने महंगाई के ऊपर जितने भी शोज किए हैं इस महीने में 1 या 2, उसके अंदर मैंने ज़्यादातर जितने भी एनालिस्ट थे, इकोनॉमिकल फिगर्स थी, उनको प्रोग्राम में मदऊ किया, बिजनेसमैन को मदऊ किया, उनसे मैं जानने की कोशिश करता था। लेकिन आज इसको एक सियासी रंग देकर मैं कोशिश करूंगा कि सियासत के हवाले से भी जानने के पार्टीज इस हवाले से क्या राय रखती हैं, बिकॉज शायद ये नागुज़ीर हो गया था। मैं आगाज करता हूं बैरिस्टर साहब से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब, पहले जरा रिलीफ पैकेज के ऊपर बात कर लेते हैं। बिलावल साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ी पजीराई भी नहीं मिली, लेकिन इन हालात में एक रिलीफ पैकेज लाना भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। चले उस सोचा तो सही इस हवाले से, इस पूरे रिलीफ पैकेज के बारे में क्या राय रखते हैं? पहले बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि रिलीफ पैकेज लाना भी बहुत बड़ी बात है। आपको इसमें कौन सी बड़ी बात लगी है ताकि मैं फिर आपको बता सकूं? तो कोरोना के बाद वो जो कोरोना का रोना चल रहा था, उसके बाद एटलीस्ट चलो उन्होंने कहा जी एक पैकेज ला रहे हैं आवाम के लिए, बहुत बड़ा साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ गिनी चुनी चीजें वो ले ही है। सोच रहा हूँ, देखें पहली बात तो ये है कि कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर एक शोर मचा है, लेकिन पाकिस्तान ना तो कभी इस तरह बंद हुआ है, ठीक है, ना पाकिस्तान के अंदर ना कोई मार्केट्स बंद हुई है। ये ठीक है, कुछ चंद इलाकों के अंदर ये मामला था, मेजॉरिटी जो आपकी है लोग उसी तरह रह रहे हैं, ना कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कर सके हैं। ठीक है, हम बड़ी बातें करते हैं जिन्हें सहूलियात मुयसर है, लेकिन जो एक कमरे के अंदर 16 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं घरों में, उनके लिए भाई कैसी सोशल डिस्टेंसिंग है और उनके लिए क्या मामला है? पहली बात, इसलिए कोरोना के एक बहाना इन्होंने बनाया कि कोरोना की वजह से जी मीशत, कोरोना की वजह से मीशत नहीं तबाह हुई, इनकी नालायकी की वजह से मीशत तबाह हुई है। और नालायकी ये है कि इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं है कि मुल्क कैसे चलते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है। इमरान खान थे हीरो, तब्दीली की जो फिल्म के ख्वाब दिखाए गए उसके, अब इमरान खान को एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं। उनकी करतूतें आपने देख ली। दूसरे दिन के पोस्टर बॉय असद उमर साहब, जी ऐसे होता है, हमें कंटेनर से इस पीछे सुनाते थे, इकोनॉमी ऐसे बेहतर होती है, इकोनॉमी ऐसे बाद में इमरान खान ने कहा 9 महीने के बाद कि ये नालायक आदमी है, इसने मीशत का बेड़ा गर्क किया और उन्हें हटाया। और फिर इन्होंने मार्केट से रेंटा मिनिस्टर वाला काम शुरू किया है। वो हमारे भी मिनिस्टर थे, किसी और हुकूमत के भी मिनिस्टर थे। अच्छा, अब आते हैं पॉलिसी की तरफ। अब बताएं कि महंगाई आपने कर दी पाकिस्तान के अंदर, और महंगाई क्यों है? महंगाई इसलिए है कि हुकूमत ने डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा के रुपये को इतना डिवैल्यू करने के बावजूद एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो सका। ठीक है, पाकिस्तान जिन चीजों को पैदा करता है, गंदम को, शुगर को, वो पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़े। कभी आप इंपोर्ट करते हैं, कभी आप एक्सपोर्ट करते हैं, समझ नहीं आती कि करना क्या चाहते हैं। तो मुझे बताएं कि इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ना आपने अपनी इंडस्ट्री को बेहतर किया, ना आपने अपनी ज़राअत को बेहतर किया, और उसके बाद होना क्या था कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे गए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जैसे ये जगह टैक्स कहते थे, पेट्रोल के ऊपर लेवी टैक्स को अब इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे दौर के अंदर पर बैरल जो ऑयल प्राइसेस थी दुनिया में वो सबसे ज्यादा थी, और हमारे दौर में पेट्रोल की क्या कीमत थी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम कितना लेते थे और आज ये कितना टैक्स ले रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाया, हर इम्पोर्ट की हुई हर चीज के ऊपर। पाकिस्तान वो इसलिए कहते हैं ना कि वो जो आप लोगों ने कर्जे लिए थे वो कर्जे वापस करने, तो क्या करे, कहाँ से लेकर आए, वो मुल्क भी चलाना है। सुने, जब पाकिस्तान बना ना, ये पाकिस्तान कोई बहुत बेहतरीन सूरत हाल में नहीं था। अच्छा, आपके पास कॉमन पिन नहीं थी, कांटों के साथ ये पढ़े ना कुदरतुल्लाह शाह की जो ब्यूरोक्रेट थे, पाकिस्तान किस तरह था। और जब पीपल्स पार्टी को पहली दफा पाकिस्तान मिला था, ये टूटा हुआ पाकिस्तान था, 93,000 कैदी भारत की फौज में थे, हमारा 5,000 मुरब्बा किलोमीटर उनके कब्जे में था, डीमोरलाइज आपका मुल्क था, बड़ा हिस्सा टूट चुका था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 25 दिन के अंदर एडमिट प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तमाम तालीमी इदारों को मुफ्त तालीम, यकसा तालीम दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुफ्त इलाज की सहूलतें दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पासपोर्ट का, सर भुट्टो साहब के ऊपर तो बात वो भी नहीं करते हैं ना। भुट्टो साहब के ऊपर कौन से करप्शन केसेस थे? करप्शन केसेस उनके बाद आने वाले लीडर्स के ऊपर है ना, उसके बाद जो जमात चला रहे हैं। बता रहा हूँ ना, उनके बाद वाली भी सुन लें, उनके बाद जल्दी चले आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का दौर ले लें। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हमारे दौर में बढ़ी है, सबसे ज्यादा तनख्वाहें बढ़ी हैं तो हमारे दौर में बढ़ी हैं,
सबसे ज्यादा वो मुल्क जहाँ पे आटे के लिए लाइनें लगती थी, हमने गंदम को एक्सपोर्ट किया, इतनी पैदा की, किसान खुशहाल हुआ। उस शख्स की जिसकी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 10,000 थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने 25,000 कर दी, 150%। और ये पेंशन देके कितना इजाफा हुआ, रोजगार करोड़ों लोगों को हमने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर्ज मुशर्रफ से लेके आज तक की हुकूमतें मिला लें, सबसे कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया और वापस किया। तो मैं समझता हूँ अगर अभी भी आपको इमरान खान की बातों पर यकीन है तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों के कान भी झूठ सुनने के आदी हो गए हैं। इमरान खान को अब खुदा के लिए जिस तरह मिर्जा ने हीरो बनाया था, खुदा से तौबा करें, अवाम से माफी मांगे। एक नाहल नालायक शख्स को वो एक ज़हनी तौर पे उन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ गालिम गलोच के जरिए सबको बुरा कह के अपोजिशन को, उन लोगों को चोर कहा है जो इनसे सस्ता पेट्रोल देते थे, उन लोगों को चोर कहते हैं जिन्होंने रोजगार दिया था, उन लोगों को चोर कहते हैं जिन्होंने महंगाई नहीं की थी, उन लोगों को चोर कहते हैं जिन्होंने इमरान खान की तरह पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा ये करप्ट हुकूमत आज साबित हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत, और इनके बिलियन की सुनामी में कितनी करप्शन है, इनकी वो जो बस चलाई पेशावर में उसमें कितनी करप्शन है, जुल्फी बुखारी पैसा लेके भाग गया, इनके रियाद वाला पैसा लेके भाग गया, कितने इनके जितने इनके स्पेशल असिस्टेंट आए हैं मुल्क के बाहर से पैसा लिया भाग गए, शिकायत तो साफ नहीं हुआ। शुगर स्कैंडल में इनका, गंदम स्कैंडल में खरबों रुपया खाया, ऑयल क्राइसिस के अंदर इन्होंने खरबों रुपया खाया, एलपीजी के अंदर इन्होंने खरबों रुपया खाया। एक शख्स करप्शन में जिसका कोई सानी नहीं है, ये वो शख्स है जो वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर। इमरान खान वो डाकू है जो सबको डाकू कह के सारा पैसा बाहर अपने बच्चों को दे रहा है, वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान का इस शख्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी भी ढिठाई के साथ। अगर ये एहतसाब है भाई, तो मैं सिर्फ आखिरी बात आपसे ये पूछता हूँ, अगर जनाब ये एहतसाब है तो 6 महीने के अंदर कानून है नैब का कि आपको एहतसाब के केस का फैसला करना है। ऐसे ये कहते हैं कि ये तो पेश नहीं होते अदालतों में, बड़ी छुट्टियां लेते हैं, और शीत शाह को 2 साल रखा, 6 महीने में कानून है कि फैसला करें, 2 साल आपने जेल में रखा, आपने क्यों उनका फैसला नहीं किया, क्यों ने बेल लेके फिर वो बाहर आ गए। आपके केस वीक है, इसका मतलब है एहतसाब सिर्फ और सिर्फ विच हंटिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आर्म ट्विस्टिंग है, अपने मुखालिफिन को कंट्रोल करने का तरीका है। ये जस्टिस बाकर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। तो मैं समझता हूँ इस शख्स ने एहतसाब का नाम लेके मुल्क के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर एक अहल तरीन शख्स की जादर। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे पहले हम इस पर बात करेंगे, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, डिटेल में बात करते हैं, और भी बड़े सवाल है मेरे पास। मुझे पीटीआई से भी ज्वाइन किया इरफान जिलानी भाई ने। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इरफान भाई वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आता हूँ इरफान भाई। ख्वाजा साहब हमारे साथ है। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आमिर हसन भाई फरमा रहे थे, काफी कुछ डिटेल में उन्होंने बताया। आप क्या राय रखते हैं इस पैकेज के हवाले से? मैं आपकी भी पहले कमेंट्स ले लूं, उसके बाद फिर इरफान भाई की तरफ जाता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अपनी राय या इजहार ख्याल करने से पहले आपके में ये बात ले आऊं कि आज ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड है उसमें ये रिलीफ पैकेज जो है, इसको तकलीफ पैकेज का नाम दिया है अवाम ने। अच्छा, क्या? तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी या आमिर भाई की बात को छोड़िए आप, कि आम आदमी जो है या सारिफ जो है वो इस पैकेज के बारे में क्या राय रखता है। उसका ये कहना है कि ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये तकलीफ पैकेज है। ठीक हो गया। अब गुजारिश ये है कि मोटी मोटी बात इसमें ये है कि 2 करोड़ खानदानों को बेनिफिट करने का फायदा कह रहे हैं, मतलब फायदा होगा। 2 करोड़ खानदान का मतलब ये हो गया कि ऑन एन एवरेज एक घर के 5 अफराद तो होते हैं। तकरीबन 13 करोड़ बन गए ना उनके हिसाब से, 13 करोड़ लोग तकरीबन फायदा उठाए। 13 करोड़ नहीं भी हो तो कम से कम 10 करोड़ ही हो गए लगभग। 12 करोड़ लगा लीजिए, चलिए, ठीक है। और आप दे रहे हैं 120 अरब रुपया। ठीक है। तो फी
फर्ज जो है महीने का 1000 रुपया भी नहीं बनता। हाँ। आप समझे? और फी फर्ज जो है पर पर्सन जो है पर डे जो है 5 रुपए का भी रिलीफ नहीं बन रहा। ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन जो है ना, मोटी मोटी कैलकुलेशन से उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बात जो है कि टू लिटिल टू लेट। टू लिटिल ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ। ठीक है, ठीक हो गया। असल बात क्या है? असल बात देखिए ये है कि ये पैकेज आप क्यों दे रहे हैं? पैकेज आप यूं दे रहे हैं कि आप अपनी नाअहली, नालायकी और बैड गवर्नेंस की जो मतलब सजा है वो आवाम को दे रहे हैं, उनको उनकी अश्कशोई करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। सही है। अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती, आप अहल होते, आप काबिल होते, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से इन तमाम चीजों की कीमतें कंट्रोल करते जो लोग रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। तो आपको शायद इस पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये फरमाते हैं कि जी बैरूनी दुनिया से जो चीजें इंपोर्ट हो रही इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है जी, उसकी वजह से है। तो मेरी इस्तदा ये है कि आप जरा चेक करवा लें इनसे कि हमारे दौर में 2018 में पेट्रोल पे जो टैक्स लेवी थी वो 30 रुपए थी, आज इन्होंने 50 रुपए लगाई हुई है। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है भाई? ठीक है, आप कह रहे हैं टैक्सेस भी ज्यादा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए ना, एक तरफ आप क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अवाम पर बोझ डाला। इरफान भाई पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, अभी सारे जवाब देने हैं आपने। अच्छा ठीक है। गुजारिश ये है कि आप बजाय इसके कि सब्सिडी देते, आप वो लेवीज अगर कम कर देते तो आपको पेट्रोल की कीमतें 138 रुपए लीटर नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया। नहीं इस दफा तो इस दफा नहीं बढ़ाई ना, इस महीने तो 7 रुपए नहीं बढ़ाए। अब आपने फरमाया कि जी हमें बिजली महंगी करनी पड़ेगी, हमें गैस का मसला होगा, उसकी शॉर्टेज होगी। बिजली तो सस्ती कर रहे थे। जहाजों की कैपेसिटी थी आपके टर्मिनल पे, आप साल में 12 जहाज मंगाते थे LNG के। ठीक है। अभी तक आपने 10 जहाजों का बंदोबस्त किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो नॉर्मल से कम आपकी शॉर्टफॉल है, मतलब 2 जो है जहाज वैसी शॉर्टफॉल है, 2 जो एक्स्ट्रा आप मंगवा सकते थे आपने वो नहीं मंगवाए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसमें महंगाई देखिए, जब आप LNG से सर वो मंगवाए थे, हाँ थोड़ा लेट हो गया, वो मंगवाए थे लेकिन उन कंपनीज ने खुद मना कर दिया, दोनों कंपनीज ने आने से। बिजली बनाएंगे, मैं फैक्ट क्लियर सुनिए, जब फर्नेस ऑयल से जब आप बिजली बनाएंगे तो महंगी बिजली पड़ेगी, तो बिजली आपको लामहला महंगी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कुछ ATMs को जो है बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अच्छा। जब भी आपने ये जहाज जो है इम्पोर्ट नहीं किए, हम तो ये समझते हैं। नहीं जहाज इंपोर्ट हुए थे, जहाजों ने खुद मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, उनको कहीं और कीमत ज्यादा मिल गई, हमने लेट कॉन्ट्रैक्ट किया। हम ये गलती है कि लेट हुआ। चले मैं आपकी तरफ सर वापस आता हूं, अभी तो गुफ्तगू का आगाज हुआ है। जी इरफान भाई आपने सुना, आमिर हसन भाई ने बहुत डिटेल में जवाब दिया, ख्वाजा साहब ने भी, ख्वाजा तारिक नजीर साहब ने भी अपनी पूरी जो एक एनालिसिस था वो कर दिया इस हवाले से, पैकेज के हवाले से। तो आप भी जरा बता दें पैकेज में क्या है ऐसा जो वाकई अच्छा है, थोड़ा सा आवाम को आसान अल्फाज में समझा दें, मेरे मौजूद मेहमानों को भी समझा दें, फिर उसके बाद मैं जरा पॉलिटिकल साइड पे आता हूं, ये लीडर्स के बारे में जो बात की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं उतना ही वक्त मुझे चाहिए होगा जितना आपने बाकी में। प्लीज 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 सर, पहला सवाल करके मैं वैसे ही बहुत वक्त देता हूं, मैं पूरा वक्त देता हूं कि आप अपनी बात देखिए मैं आपको बता दूं। जी जी। हाँ। ये अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ऑपोजिशन पाकिस्तान की ये बावर कराना चाह रही है कि ये इमरान खान की वजह से है, जबकि सारी कौम जानती है कि इनके लीडरान किस तरह से मुल्क को नोच नोच के खाया इन लोगों ने, और अब इनकी दोबारा वही ख्वाहिश है कि बस किसी तरह से इमरान खान को हम बुरा भला कह के अवाम की नजरों में खराब कर जो है वो बस दोबारा इख्तिदार में आ जाए। तो पहली तो मेरी गुजारिश है इन लोगों से कि भाई खा लिया, नोच लिया, लूट लिया, अब तो जान छोड़ो पाकिस्तान की यार, बस कर दो, अवाम को जीने दो, गरीबों को जीने दो। उनका लीडर, उनका वजीर आजम अगर अवाम के लिए कुछ करने चाहता है, करना चाह रहा है, तो उसको करने दो। अगर आप उस पर उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं रखते तो कम से कम आप खामोशी से बैठ के अवाम की खुशहाली होते हुए देख तो सकते हैं।
ना कि आप रोजाना आके शोर शराबा। ये यदि इन असल मसला है कि इनको चाहिए इख्तिदार। अब आ जाए जी वो मेरे मोहतरम भाई पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे जी कि इमरान खान को झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। अच्छा जी, मैं एक और झूठ शामिल कर देता हूँ कि सिंध के अंदर आटा इस वक्त 85 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में आटा इस वक्त 55 रुपए किलो मिल रहा है। तो सिंध की अवाम ने क्या कसूर किया है भाई? यहाँ तो बादशाहत है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम तो किंगडम ऑफ पीपल्स पार्टी में रहते हैं। अच्छा जी, मैं इनको एक और झूठ बता देता हूँ कि सिंध के सरकारी गोदामों से 16,31,000 गंदम चोरी हो गई। पता नहीं कौन खा गया, भुट्टो साहब तो नहीं खा सकते, बेशक जिंदा है, ठीक है। मैं इनको और बता देता हूं कि जनाबे वाला यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में माजी में 1700 सरकारी अफसरान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने तारीख में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वो रकम वापस किए जो पिछले 5 सालों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 17-18 ग्रेड के अफसरान हासिल कर रहे थे उस प्रोग्राम से। ये इन्हें एतराज होता है एहसास प्रोग्राम पर, इन्हें एतराज होता है लंगर खानों पर, इन्हें एतराज होता है पनाहगाहों पर, इन्हें एतराज। देखिए, ये अभी बड़े मजे से कह रहे हैं जी 30% सब्सिडी ऊंट के मुंह में जीरा है। तो भाई आपको, मुझे और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब्सिडी जिस गरीब आदमी के लिए दी जा रही है उससे आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बताएगा कि इमरान खान ने हमारे साथ बड़ी अच्छाई की है, इस हुक्मरान ने, कि जो, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 12 से 14% जो है वो महंगाई में जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उसके लिए इजाफा हुआ है, ठीक है, जबकि सब्सिडी दी गई है तकरीबन 30% की। और ये इतना जबरदस्त सिस्टम आ रहा है, देखें जिस तरह से एहसास प्रोग्राम में जो डेटा हुकूमत के पास ऑलरेडी मौजूद था उसको मद्देनजर रख के एहसास प्रोग्राम में इतना ये जबरदस्त सिस्टम है कि ऑलरेडी डेटा मौजूद है और लोगों को जो है वो आराम से जो है इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा कम आमदनी वाले घरानों कि जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एहसास राशन पोर्टल अगले हफ्ते खोला जाएगा। हाल ही में मुकम्मल होने वाले जो एहसास सर्वे की बुनियाद पर ज्यादातर घराने पहले ही से मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा। तो और लिस्ट में शामिल है, ठीक है। तो मेरे भाई ये वो पैकेज है जो इनके लिए नहीं है, इन्हें तो परेशानी होगी ना, क्योंकि देखें पहले जो पैकेज आता था ना, तो वो पहले तो सऊदी अरब चावल देता था, पूरी कौम को पता ही नहीं चला कभी आज तक के सऊदी अरब ज़कात के चावल देता था, क्योंकि यही खा जाते थे वो। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा भाई हमें पता चला है कि अच्छा भाई सऊदी अरब तो हमें हर साल ज़कात के चावल देता है, जो गरीबों में जो ज़कात के मुस्तहिक है उनमें बांटने, ठीक है। वरना आज तक आपने कभी सुना था कि पाकिस्तान में सऊदी अरब हर साल ज़कात के चावल दे रहा है पिछले 20 सालों से? तो भाई वो चावल ही हजम कर लो कम से कम। मैं देखिए, मैं वो जबान तो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मेरे दोनों मोहतरम भाई इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है ऐसी। मैं ना नवाज शरीफ जबान तो उन्होंने भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं की, लफ्जों का इस्तेमाल तो उन्होंने किया। नहीं, देखिए नालायक कोई अच्छा वर्ड नहीं होता। मैं नालायक अगर इनको पुकारूं तो बुरा मान जाएंगे ये, तो बहरहाल खैर वो कोई मसला नहीं है। अब बात यह है कि देखें, अब मुल्क एक अच्छी डायरेक्शन पे जा रहा है। कोई मुझे एक बता दे क्या इस हुकूमत ने, आप आसिफ साहब मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा काम गिना देता हूँ जी। कामयाब जवान प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पनाहगाहें, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, मैं अपना सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम, मतलब बेतहाशा प्रोग्राम्स जो इस वक्त जारी हैं और पहले दिन से स्टार्ट हुए हुए। वजीर आजम की जब से हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, पहले दिन से हम इन सारे कामों पे लगे हुए हैं। अब मैंने जितने काम इनको गिनाए, इनसे जरा पूछ ले जी हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। गंदम की चोरी की वजह से जब ये फ्लोर मिलों को गंदम सप्लाई नहीं कर रहे, तो आज सिंध का गरीब आदमी इधर मर रहा है, पिस रहा है। भाई आप किस मुंह से महंगाई के खिलाफ नारे लगा रहे हो? मुझे ये बताइए, 18 शुगर मिले नवाज शरीफ साहब की हैं, 19 शुगर मिले जरदारी साहब की हैं। तो भैया आपको इतना दर्द है, आप खुद अपने आप सब्सिडी देके महंगी कर दो। अगर इमरान खान इतना जालिम आदमी है तो भाई साहब कुछ नहीं, सिर्फ जेबें भरनी है। इमरान खान का ना इंशाल्लाह ताला कभी कोई सिरे महल निकलेगा दुनिया में, ना इमरान खान की इवन फील्ड अपार्टमेंट में कोई जायदादें निकलेंगी कभी दुनिया में, ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान की एक वाहिद जायदाद है, वो भी इमरान खान साहब ने अपने मरने के बाद शौकत खानम को डोनेट की हुई है। तो मैं बस आपकी कौम को ये बताना चाहता हूँ, अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ, आपके समाइन को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये ऐसा लीडर न कभी आया है न कभी आएगा। पाकिस्तान इस वक्त सही डायरेक्शन पर जा रहा है। मुश्किल वक्त है, तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर लोगों ने एतमाद किया है। लोग इनकी बातें एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, मजाक में लेते हैं। इन्हें भी अंदाजा है इनकी चीखों की वजह यही है
कि इन्हें अंदाजा हो गया है कि लोग इतनी बुराइयों के बावजूद, इतनी साजिशों के बावजूद, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो है वो लोग इस पे हमारे इस प्रोपेगेंडे में नहीं आ रहे कि किसी तरह से इमरान खान से पीछे हो जाए। ठीक हो गया। और आखिरी बात इरफान भाई ब्रेक पे जाना है। जी जी जी, कुछ सेकंड्स में खत्म करें। एक आखिरी बात जिसकी मुझे शदीद तकलीफ है, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, नून लीग से ताल्लुक है उनका, ये अपनी लीडर से पूछ कर बताएं मुझे कि इनकी लीडर मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने क्यों नारा लगाया था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान। जी, मैंने एहसन इकबाल साहब से सवाल किया था तो उन्होंने मुझे फरमाया था कि जी हम तो पूरे पाकिस्तान में जस्टिस की बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा जी आप अगर जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी इस बात, उस लीडर की बात को, तो ये बता दें कि उन्होंने उसको डिलीट क्यों किया, उस ट्वीट को, अगर ये नारा ठीक था। मेरे भाई, सिंध में बेड़ा गर्क कर दिया पीपल्स पार्टी ने, लोग तबाह बर्बाद हो गए। आपको पता है सिंध में हालत यह है कि 2 MPs के खिलाफ पर्चे कटे हुए हैं कल से लेके आज तक, जिन पे मर्डर केसेस हैं। लाड़काना में बिलावल भुट्टो के मौजूद होते हुए, लाड़काना शहर में मौजूद होते हुए, कल जो खातून गोली से शहीद हुई है वहां पर लाड़काना शहर के अंदर। भाई मेरा नून लीग से सवाल यह है कि आप फैसला करके बता दें कि आप किस साइड खड़े हैं। अच्छा। अवाम को बेवकूफ न बनाएं, दैट्स इट। किस साइड खड़े हैं? चलें, ठीक है, चलें, मैं इरफान भाई वापस आता हूं, अभी वक्त है हमारे पास, वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं और मेरे पास बहुत मजे के सवाल है जो मुझे एक्चुअली करने हैं। थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मगर मुझे पता है कि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इतनी काबिलियत रखते हैं और वाकई पाकिस्तान की जब बात की जाए और जब आवाम की बात की जाए तो हर कोई जवाब देना चाहता है अपनी पार्टी के बारे में, जो कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहता है। तो बिल्कुल हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूं और आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों पाकिस्तान की बड़ी जमातों से ताल्लुक रखने वाले ये मेहमान आज बात कर रहे हैं, एक तो पैकेज के हवाले से और फिर इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है कुछ हाथ ना मिलाने के हवाले से, और अगर मैं हाथ मिला लूंगा तो शायद करप्शन से हाथ मिला लूंगा और इस तरह की बातें, जिससे साफ पता चलता है कि इमरान खान साहब की जो असल तरजीह है वो एहतसाब है और उसके ऊपर कोई भी मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये उन्होंने आज अपने इस अल्फाज से क्लियर कर दिया। मैं पहले आगाज करूंगा बैरिस्टर साहब से। सर, बैरिस्टर साहब, सर ये जरा बात करें एहतसाब के हवाले से। कहीं बहुत सारे, मैं देखें अब जो मैं सवाल करने वाला हूं शायद हो सकता कुछ तल्ख हो, लेकिन ये मेरा काम है, मैं चाहूंगा कि आप भी जो आप राय रखते हैं उस हवाले से ही बात करें। क्या ऐसा तो नहीं है, ये जो खासतौर पे पीपल्स पार्टी और दोनों जिन जमातों की इमरान खान साहब ने बात की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपकी तरफ जो एहतसाब है वो रुक नहीं रहा, इमरान खान साहब हट नहीं रही पीछे, ना एनआरओ देना चाह रहे हैं, ना वो हटना चाह रहे हैं अपने इस मुद्दे से, नैब को भी स्ट्रांग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें ला रहे हैं, कहीं से भी वो आपको बच निकलने का मौका नहीं दे रहे। क्या इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है या इस तरह का जो एक सख्त लहजा इस्तेमाल किया जाता है पीटीआई के खिलाफ, क्या उसकी असल वजह ये तो नहीं है कि एहतसाब बड़ा उस शिकंजे में आपको सख्त मतलब तरीके से निचोड़ा जा रहा है? जी कौन सा एहतसाब? मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है शीशा साहब की, क्या एहतसाब हो गया है और हम कहाँ पे फंसे हैं जी कि हम इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए बोलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, आप लोग पता नहीं किस किस्म के क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, यही बात है ना, किया करें ना फिर किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है उसके जवाब देते हैं, आप बोले नहीं है, ये किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, क्या मतलब होता है हसन भाई? मेरे ख्याल से फिर आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम कर लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल है, आप उसको बताएं भाई ऐसा नहीं है, ये गलत एक जो बनी हुई बात, आप उसको डिनाई कर दें। तो नहीं बात करनी है ना जनाब। हाँ। मुझे आपके मुताबिक तो बात नहीं करना है। जी 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 जी, मुझे आपके मुताबिक तो बात नहीं करनी है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज बढ़ाइएगा आमिर साहब की। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? मुझे आपके मुताबिक तो बात नहीं करनी सर। मेरे मुताबिक ना करें, आप डिनाई कर देना, आप डिनाई कर दें, ये तो ना करें कि सवाल ऐसा है, सवाल को क्यों बुरा कहने लग जाते हैं आप, ये तो गलत बात है ना। आप कहते हैं भाई ये बात गलत है, सर से गलत है कि मुल्क
कि जो अमन है वो हमारी तरजीहात है ना, सबका ऑब्जेक्टिव ये है और कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस किस्म की चीज़ों को जो है वो हमने मैनेज करना है और उसको बेहतरीन मैनेज किया गया है। जो मायदा है वो भी सामने आ जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही ये ज़ेर बहस है। फैसल वाडा ने कहा था कि पिछले टीआरपी के मायदे का वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है, ये जो अब नया हुआ है इसका इल्म है? ये तो फैसल वाडा साहब से पूछे हैं, तो जाहिर बात है सबके इल्म में। आपको एहतसाब नजर नहीं आया? आप देखें वो लोग जो कहते थे कि हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, जो दंदनाते फिर रहे थे लूट मार करने के बाद, सब लोग जेलों में गए। अब एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है। अब शहबाज शरीफ के ऊपर 7 अरब रुपए का टीटीज का केस है। अब वो केस का आलम यह है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो अब रिटायर हो गए हैं वो एहतसाब अदालत के सारे जजेस को ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अब ये भी तो आप देखें ना, 14 लोगों के ऊपर जो है वो 114 गवाहान के ऊपर जरा होनी है, सिर्फ 14 के ऊपर आगे मामला चला है। 25 अरब रुपए का शहबाज शरीफ के ऊपर जाली अकाउंट्स का केस है। तो इन केसेस के ऊपर काम भी हो रहा है और इसी शहर लाहौर के अंदर वो कहते हैं रिकवरी नहीं हुई तो नवाज शरीफ की जो है वो जायदादें नीलाम होने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतसाब का अमल भी जारी है और एहतसाब के अमल के ऊपर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, क्योंकि यही उनका आवाम के साथ वादा था कि अकाउंटेबिलिटी। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे, ये लुटियाँ डालते फिरेंगे, लेकिन इनको सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हमसे जो है वो लूट मार का हिसाब ना मांगे। इनका यही मसला है। वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। बहुत शुक्रिया। हो, FBI हो या दीगर सरकारी जो इदारे हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करें और उनको जिक्र करें। ठीक है। अच्छा, जब ये केसेस बनाते या बनवाते भी हैं तो होता क्या है कि अल्टीमेटली डिसाइड तो कोर्ट ने करना है। नैब भी बनाएगी अगर कुछ, FBI भी बनाएगी अगर कुछ, और FIA भी अगर कुछ बनाएगी या कोई भी महकमा अगर बनाएगा, अल्टीमेटली वो आला अदालतों में जाता है। तो आला अदालतों ने ऑलरेडी इनके नैब के बारे में और दीगर इदारों के बारे में क्या फरमाया है, वो ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के केसेस में बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, आप जिनके मर्जी नाम ले लें, ये लाख केस बना ले। राना सनाउल्लाह के बारे में तो इन्होंने पता नहीं कितनी कस्में खाई थी, याद होगा आपको। ठीक है। तो देखिए, आप जितने मर्जी केसेस बना लें, अब आप उसके कवानीन चेंज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं। कभी आप उनकी बर्खास्तगी जो है जुडिशियल कमीशन से लेके सदर पाकिस्तान को देना चाहते हैं। एनआरओ की आप बात कर लें, आपने तो ऑर्डिनेंस के जरिए पूरी PTI को और ब्यूरोक्रेसी को और अपने ATMs को आपने मदर ऑफ ऑल NROs दे दिया है। मदर ऑफ ऑल NROs। अच्छा, हमारे भाई अभी जिक्र कर रहे थे शुगर मिलों का, कितना ही अच्छा होता अगर ये बैलेंस कर देते और ये फरमाते कि जनाब हमारे भी PTI के इमरान हैं, जिनमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की फैमिली जो है उनकी भी इतनी मिलें हैं, शुगर मिलें। ठीक है। देखिए, हमने अपने दौर में 53 और 55 रुपए से ज्यादा चीनी की कीमत नहीं होने दी, जैसे भी वो आप भी कर लेते। अभी कल ही आप इन्होंने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, तो आज देखिए कि आज चीनी की कीमत जो है पेशावर में 150 रुपए फी किलो हो गई है। ठीक है। यूटिलिटी स्टोर ने 50-50 रुपए जो है घी पे और खोखली तेल पे बढ़ा दिए हैं। तो ये कैसा पैकेज है कि अभी पैकेज जो है उस पर अमल दरामद शुरू भी नहीं हुआ
और आपने वही काम किया है जिस तरह अक्सर मेजर स्टोर्स करते हैं। इसके तो बड़ा सवाल है, तेल लगाने से पहले वो कीमतें जैसे बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं जी 30% ऑफ। तो इन्होंने यही काम किया है। आप देख लीजिए यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतें आज ही बढ़ी हैं और अब उन पे ऑफ आ जाए, 30% से ज्यादा बढ़ी हैं। तो आपने अगर वो बढ़ाकर नीति दिया तो मुझे बताइए कि आम आदमी को क्या रिलीफ पहुंचा। ठीक हो गया। अगली बात जी अच्छा, ये सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए, कर लें। ये पनागाहों की और पता नहीं क्या लंगर खानों एहसास की प्रोग्राम और तमाम प्रोग्राम, उन्होंने कौम को भिखारी बना दिया है। अच्छा। क्या कर दिया है? भिखारी बना दिया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसियां तरतीब दी जिससे कारोबार बढ़े, लोगों की आमदनियां बढ़ी। अगर महंगाई हुई भी तो उनकी आमदनियां इतनी बढ़ गई कि उनको वो महंगाई खलती नहीं थी। इनका मसला ये है, इनकी स्पेशलिटी, इनकी काबिलियत, इनकी अहलियत जो है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने में है। तो ये पूरी कौम को जो है इस डगर पे लगाना चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि आखिर तक नतीजा यही रहेगा कि ये कभी अपने पांव पे नहीं खड़ी हो पाएगी, राजा बनाएंगे, कभी लंगर खाने बनाएंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे। ये ठीक हो गया। वो जॉब जो आई थी उसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। जी इरफान भाई, इरफान भाई, मैं ये जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे भी तो सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने वैसे तो कह दिया कि मेरी कोई इनके साथ जाती दुश्मनी नहीं है और ये मेरे कोई पुराने दुश्मन नहीं थे। अब जो है वो शायद एहतसाब की वजह से लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन एक जनरल फिनोमेना ये भी है कि क्या जिस तरह अभी उसका एक हिस्सा जो है वो ख्वाजा साहब ने भी जो है उस बात में कवर कर लिया कि इमरान खान साहब का हुकूमत का डायरेक्ट काम नहीं बनता कि वो इंतकाम लें या इंतकामी कार्रवाइयां करें या एहतसाब की बात करें। ये इदारे हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। ये मेरा पॉइंट भी था, एक हिस्सा पूरा होने दें। तो क्या वाकई ही इमरान खान साहब जो हैं वो जो ये पूरा एहतसाब का सिलसिला चला रहे हैं, ये वाकई आवाम के लिए है या कहीं वाकई तो कोई दुश्मनी नहीं है? इन अ वेरी पॉजिटिव वे मैं पूछ रहा हूं, क्या वाकई तो ऐसा नहीं है कि वो जो खुद इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर कहीं डायरेक्टली वो चाहते हो कि जितने भी बड़े लीडर आ रहे हैं दो जमातों के, उनके खिलाफ वाकई केसेस बने और वो पाया तकमील तक पहुंचे? देखिए, पाकिस्तानी कौम वो कौम है, जब एटमी धमाका करना था और नवाज शरीफ साहब आगे पीछे हो रहे थे बतौर वजीर आजम के, करें ना करें, करेंगे तो सैंक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये वो कौम है पाकिस्तानी कौम जिसने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसने इमरान खान को वोट देकर आज असेंबली में वजीर आजम बनवाया पाकिस्तान का। ठीक है। देखिए, इमरान खान को मैंडेट आटा चीनी दाल सस्ती करने का कौम ने नहीं दिया था। वो के वजीर आजम की जिम्मेदारी, और वो कर रहे हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी जो कर सकते हैं। हमें मैंडेट ही इन चोरों को पकड़ने का था कि इनको चोरों को पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे। डाल भी दिया था हमने, एक तो भाग गया, वो पता नहीं कब वापस आएगा। ठीक है जी, कितनी मजे की बात है कि मैं किसी अपने मोहतरम नून लीग के दोस्त से ये सवाल करता हूं कि भाई साहब, मियां साहब कब आएंगे? तो कहते हैं जी हमने रोक रखा है उनको, वो तो कल आना चाहते हैं। अच्छा। यार बड़े बड़े कमाल के लीडर हैं कि उनमें इतनी सलाहियत नहीं कि वो डिसीजन लेके भाई मैंने आज इतना आप बातें करते हो कि जी कौम मुश्किल में है फलाना। तो यार देखें, लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ा हो, जैसे आज इमरान खान अपनी कौम के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तो एहतसाब तरजीह क्यों है, ये जरा समझाएं ना। एहतसाब भी तरजीह क्यों है? अगर जाती मसला नहीं है तो इतनी बड़ी तरजीह क्यों है कि अवाम की बका के बजाय वो लूट के खा गए? इनकी पॉलिसी क्या थी? एहतसाब क्यों तरजीह ना हो? 23,000 का कर्जा ये 30,000 पर पहुंचाकर मुल्क को लूट लाट के छोड़ के कुछ 10-5% ऊंट के मुंह में जीरा डालकर जो है वो जी खाता है तो क्या हुआ, खिलाता भी है कहकर, नारे लगवाकर, और ये खुद भाग गए। क्यों ना एहतसाब करे, क्यों ना पकड़े? मुल्क का गरीब बच्चा आज भूखा मर रहा है, इनकी वजह से मर रहा है। आज ये जो पनाहगाहें इमरान खान को बनाना पड़ रही है, इनकी वजह से बनाना पड़ रही है। लंगर खाने बनाना पड़ रहे, इनकी वजह से बनाना पड़ रहे। क्या हमारी हालत हिंदुस्तान जैसी थी? और माजरत के साथ मेरे मोहतरम दोस्त की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, कुछ फिगर्स इन्होंने बड़े गलत किस्म के, कौन से फिगर्स इन लोगों का मैं अभी बता देता हूँ। नून लीग का काम ही कौम को गुमराह करना है, चाहे वो किसी भी रास्ते से कर सके। कुछ साफी लोगों ने हमारे नेशनल टेलीविजन पे बिठा रखे हैं, पर जी जो वो इनका प्रोपेगेंडा होता है करते रहो, लोगों को गुमराह करते रहो नफसियाती तौर पर। भाई साहब,
मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, ये अभी फरमा रहे थे 50 रुपए टैक्स ले रही है गवर्नमेंट पेट्रोल पर। हाँ, ये क्लियर करें ना। ऑन रिकॉर्ड बातें, ऑन रिकॉर्ड बातें भाई। और मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के साबिक वजीर आजम, इन्हीं के जमात के खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया पर आकर कहा कि हुकूमत नुकसान कर रही है अपना, बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम तो 30 रुपए टैक्स ले रहे थे, हुकूमत 12 रुपए ले रही है। ये है हकीकत। देखिए आज फिर इनके जो वजीर, आज इनके साबिक वजीर मोहतरम, और हम तो दरबारी कहते हैं उनको, नवाज शरीफ का परवेज रशीद साहब, वो आज एक ट्वीट करते हैं कि जी इंडिया में, दिल्ली में 110 रुपए लीटर पेट्रोल है। वो मवाजना कर रहे हैं इंडिया के 110 रुपए पेट्रोल से, पाकिस्तान के 127 रुपए लीटर पेट्रोल से। और भाई सुनो तो सही, सुनो मेरी बात। और भाई उनको कोई समझाओ कि अगर आप इंडिया से मवाजना करोगे तो हमारा रुपया, हिंदुस्तान का रुपया हमसे डबल कीमत में, तो उस हिसाब से, परवेज रशीद के हिसाब से तो 220 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान में। फिर मुझे अंदर से खुद ही हंसी आ गई कि भाई सही इन्होंने 35 साल पटवारियों को जो है ना ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के रखा है। वही सुनते थे इनकी बातें, वही वोट देते थे इनको। आज भी वही लोग सुन रहे होंगे, वही। तो आपको लग रहा है जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, और ये जो अभी बताया ना जी तकलीफ पैकेज के नाम से, ये भी गलत बता रहे। अच्छा, ये भी गलत बता रहे। मैं ट्रेंड खोल के बैठा हुआ ट्विटर का। अच्छा, क्या 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 ट्रेंड चल रहा है, मुझे भी बताएं जरा। मुझे 1 घंटा हो गया ट्विटर यार, वो पाक अफगान पे चल रहा है, वही जो क्रिकेट मैच और वो फिक्स मैच और उस पे चल रहा है, कल वाली बात पे। वही ट्विटर इस वक्त टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। तो बहरहाल ये मेरे भाई हैं, मोहतरम है, इनकी तैयारी कम थी आज, कोई बात नहीं, कभी कभी नंबर कम आते हैं, खैर हो गई। मैं अर्ज ये करता हूँ, देखिए वो पता नहीं पीपल्स पार्टी वाले भाई नाराज हो गए मेरे सवाल से। मैंने पहले कह दिया तो कुछ सवाल सख्त होंगे। आपका सवाल की नाराज नहीं है, क्योंकि उधर ये दोनों भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नून लीग भी पीपल्स पार्टी, इधर पीटीआई होगी, डोंट वरी। तो मुख्तसर मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए आपका नाम एक अच्छे एंकर्स में आता है पाकिस्तान के, ठीक है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, वैसे तो आमतौर पे आप वो करते हैं, हम कहते हैं तनकीद जरूर करें, जरूर आप हुकूमत पे तनकीद करें। ये हमारे भाई हैं। कभी आपको भी बुरी लग जाती है मेरी बातें, अक्सर आप मैसेज कर रहे होते हैं। नहीं मेरा काम है ना सर, मैं क्या करूं। मैं अब देखे ना, दोस्ती अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन काम अपनी जगह। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा एक अलग रोल है जो मुझे प्ले करना है। उसमें नाराज होने वाली, बुरा आप नहीं मानते, बुरा मुझे पता है, बाद में जिक्र कर देते हैं यार, तो बड़े सख्त सवाल कर लेते हो, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं कर लेता हूं, लेकिन आपका बड़ापन है, आप समझ लेते हैं कि हाँ यार इसका काम है, तो ये समझना चाहिए। नहीं आसिफ साहब, आपका हक है, आपका हक है, लेकिन मैं अपने नून लीग वाले हमारे जो भाई बैठे हैं, मुझे नाम उनका नहीं, ख्वाजा साहब तो हमेशा बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से जवाब देते हैं। वो he knows how to handle everything, of course. हाँ। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूंगा, आपसे भी गुजारिश करूंगा। देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरे सवाल को तो वो गोल कर गए कि मरियम नवाज ने जस्टिस फॉर सिंध, वो भी पूछ लेता हूँ, अभी टाइम है, पूछ लेता हूँ, अभी जाते पूछ लूंगा। जस्टिस फॉर सिंध, जस्टिस फॉर पंजाब, जस्टिस फॉर केपी, इनकी नजर में हर जगह जुल्म हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो सिर्फ जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, जो हिंदुस्तान का एजेंडा है, बलूचिस्तान तोड़ने के लिए हिंदुस्तान का एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा करता है, वो नारा उन्होंने क्यों लगाया था? और अगर उसकी जस्टिफिकेशन देंगे तो फिर इनसे पूछ ले उन्होंने वो ट्वीट डिलीट क्यों किया मोहतरमा ने। ठीक हो गया, मैं पूछ लेता हूँ सर, ख्वाजा साहब क्या राय रखते हैं इस हवाले से, ये जो सूबे का नाम लेकर ट्वीट किया गया? बात मैंने जहाँ खत्म की थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। देखिए, एहतसाब जो है बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी जब हम रकाब होना है, तो आपको अपने यहाँ वो निज़ाम लाना होगा, लेकिन आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो वन साइडेड ना हो, लॉप साइडेड ना हो। वो एहतसाब भी होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, उससे किसी सूरत में भी इंतकाम नजर नहीं आना चाहिए। परसेप्शन जो कहते हैं ना, परसेप्शन जो है रियलिटी, हकीकत से भी कहीं जमात के अरकान के ऊपर भी जो केसेस हैं उनका भी फॉलो अप करना चाहिए। वेरी ट्रू। देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए आप हम पर इल्जाम लगाते हैं, तो आपके अपने ऊपर जो इल्जाम हैं, बिल्कुल हैं, आपके अपने जो रुफ़क़ाए कार के ऊपर जो इल्जाम हैं, तो क्या आपने उसमें भी उतनी तनदही के साथ उनको परसू किया? अगर आपने किया होता तो दवाइयों का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, पेट्रोलियम का स्कैंडल, LNG का स्कैंडल, और कितने स्कैंडल ऐसे हैं जिन पर जो है कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अगर आप उन पर बरवक्त इक़दाम करते तो शायद आज ये इतनी जो बैड गवर्नेंस आपको नजर आ रही है, और आपकी जो ये
रिलीफ और या तकलीफ पैकेज देने की जो जरूरत पड़ी है, शायद आपको इसकी जरूरत ही का महसूस होती है। ठीक हो, अब जरा उस ट्वीट का जिक्र कर दें, फिर मैं क्लोज कर दूंगा। आपके जो सवाल किया उसका जवाब लेते हुए क्लोज करूंगा। आप जरा बता दें ट्वीट क्यों किया था, क्योंकि इरफान साहब बड़े कंसर्न है उस ट्वीट के बारे में, सूबे का नाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी नजर से वो वाला ट्वीट नहीं गुजरा, लेकिन बात ये अगर जस्टिस की बात करते हैं ना, देखिए आसिफ, एक गुजारिश मेरी ये, जी 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 जी, आपने अभी एक ऐसी तंजीम के साथ मुआहिदा किया है जिसको आप इंडियन एजेंट, इंडियन फंडिंग और पता नहीं क्या कलदम करार दे चुके थे, तो बात ही खत्म। उसको 4th शेड्यूल में डाला ना आपने, बिल्कुल ऐसा आपने उनके साथ मुआहिदा किया है ना, हो गया है, बिल्कुल समरी भी मंजूर हो गई है, कलदम हट तो रहा है। अगर इसी तरह अगर हमारे मुल्क में किसी भी इलाके में, किसी भी इलाके में इस तरह की शोरिश हो रही है, कहीं नाचातियां हैं, हार्ट बर्निंग है, कोई मसाइल है, तो उसको गुफ्तो शदीद के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसलिए कि हर एक को आप गद्दार का सर्टिफिकेट जो है उसको लेबल लगा दी, ये मुनासिब तरीका नहीं है। मैं तो सिर्फ पिछले 50-60 साल की जो सियासत है उसके तनाजुर में ये गुजारिश करूंगा कि हमें सबको मौका देना चाहिए और फिर पूरी कौम जो है उसके बारे में फैसला करे कि आए ये गद्दार है या मुहिब्बे वतन है। राइट सर, ठीक हो गया जी। इरफान भाई, जरा आप ये सवाल का जवाब आपने देना है, ये आपके अपने लोगों के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनके फॉलोअप क्यों नहीं लेते प्राइम मिनिस्टर साहब? अच्छा, मुझे ये बताइए, जिन जिन के खिलाफ केसेस बने, क्या वो मिनिस्ट्रीज में मौजूद है इस वक्त? अपने मिनिस्ट्रीज में ना हुए, लेकिन फिर भी केसेस तो है ना सर, और आपके दौरे हुकूमत में बन गए केसेस, तो फिर तो बनता है। ये मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, बात सुनिए। देखिए, हुकूमत का काम होता है इन्वेस्टिगेशन कर अदालत तक पहुंचाना चीजों को। ठीक हो गया, मियां साहब को हमने अदालत तक पहुंचाया, अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी थी इलाज के लिए। वो हम सब देख रहे हैं कौन से इलाज के लिए। ये अगर कह रहे हैं एहतसाब अच्छी चीज है, एहतसाब से कौम तरक्की करती है, तो जरा मेरे मोहतरम दोस्त से ये पूछ लें कि मियां साहब पाकिस्तान कब आएंगे, सार पता नहीं क्या क्या हो गया इस दौरान। अच्छा, मैं आपको चले मैं बता देता हूँ, मैं नाचीज को मौका दे। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब अभी गए हुए थे यूके, इनके फाइनेंस एडवाइजर हैं, बड़ा नाम है, बिजनेसमैन है। उनसे मेरी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, बल्कि ऑन एयर ही उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा मियां साहब आ कब रहे हैं, आपकी जो मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि मियां साहब बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे थे, कुछ पॉलिसीज के हवाले से भी जिक्र किया उन्होंने, लेकिन जो मेन सवाल यही था कि कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ महीनों में, उनके मुताबिक कि बहुत जल्द कुछ महीनों में वो बता देंगे कि वो कब आने वाले हैं, तो ये तो वो खुद अनाउंस करेंगे। भाई ये कैसे लीडर है, मैं ये सवाल करूं, मैं ये पूछ रहा हूं इससे, मैं फर्ज कर लूं मैं नून लीग का सपोर्टर हूं, भाई मेरा लीडर है, मैं परेशानी में हूँ, सारी दुनिया चीख रही है, भाई पाकिस्तान में तूफान मचा हुआ है, अजाब आ गया है, इमरान खान बड़ा मतलब बड़ी वो हो गई है, ठीक हो गया। ओ भाई लीडर है, इधर आके खड़े हो मेरे साथ, वो बड़े शेर हो आप यार, इधर आओ, खड़े हो, ठीक हो गया। चलें सर मुझे वाइंड अप करना है, दोबारा बिल्कुल हम दोबारा जो है ना बैठेंगे इसके ऊपर और इसको कवर करें, बिकॉज ये ना खत्म होने वाला एक ऐसा मौजू है जो शायद कोशिश करके भी इस मुकर्रर वक्त में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मकसद जो है इस प्रोग्राम का, मेरे मौजूद मेहमान नाराज होकर चले गए, लेकिन मकसद जो है वो बात करने का ये हरगिज नहीं होता कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। ओवरऑल हम तो हुकूमत को टारगेट करते हैं, अपोजिशन को टारगेट करते हैं, हर कोई जो है वो टारगेट किया जाता है। द थिंग इज कि आपने किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में आंसर करना होता है। हमारा काम है सवाल करना, तो बुरा मान जाए तो अब क्या कर सकते हैं, माजरत कर सकते हैं, लेकिन अपने काम से नहीं हट सकते, इसके ऊपर भी माजरत करेंगे। लेकिन आज अच्छी गुफ्तगू रही, ओवरऑल हमने गुफ्तगू की पैकेज के हवाले से भी, तमाम तर चीज़ों के हवाले से। अब देखते हैं आगे इस पैकेज के क्या समरात मुरतब होते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।